हेलो 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 हेलो। अच्छा, आज ना हम सब, आपको पता ही है, ऑडिटेड ऑडिटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। लाइक हमने क्या क्या बातें कर ली, एक बार क्विक रिवीजन उसकी करते हैं, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे हैं। चलो, सबसे पहले ऑडिटेड ऑडिटर में हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 एंड 2। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि कौन कौन ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर बन सकते हैं। कोई बताना कौन कौन थे। पहला, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या हो, या फिर ऐसी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो, सीए प्लस सीओपी। अगर मान लेते हैं इस फर्म को ऑडिट मिल भी गया, मान लेते हैं इस फर्म को ऑडिट मिल भी गया, तो इसमें से कौन से वाले पार्टनर ऑडिट कर पाएंगे, जो क्या हो, और साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी सिर्फ वही पार्टनर कर पाएंगे जो क्या हो, सीए प्लस सीओपी। मेरे ख्याल से यहां तक का आपको पॉइंट्स राइट है। क्या एलएलपी अलाउड है? तो फॉरेन एलएलपी को भी अलाउड है क्या? वो तो क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। ठीक से। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा। टोटल 9 केसेस थे जिसके अंदर हम मानते हैं भाई ये लोग जो है वो ऑडिट वाला काम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या थी, बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन एक्सक्लूडिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरा, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और तीसरा, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और फोर्थ क्या था, HRP, एच बोले तो RP, और SIG, एस बोले तो आई बोले तो इंडेप्टनेस, और जी बोले तो गारंटी। सिक्योरिटी 1 रुपए की भी है तो आप कैश पहले से क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड। गारंटी का अमाउंट, और चलो इंडेप्टनेस का अमाउंट 5 लाख से तो फिर डिस्क्वालिफाइड हो, या फिर क्या, गारंटी 1 लाख से ज्यादा हो। समझ आ रहा है आपको, पक्का वाला ना। और एक एक्सेप्शन है, किसको एग्जेम्पशन दी गई है, रिलेटिव। रिलेटिव कैन होल्ड अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू, ठीक है ना। फिर बताओ, अगर आपका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब आपके साथ कंपनी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो आप क्या हो, या फिर आपके रिलेटिव उस कंपनी के क्या है, डायरेक्टर, या आप ऑलरेडी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, या आप ऑलरेडी कितने ऑडिट कर रहे हो, तो 21st ऑडिट के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो, या आपने कोई फ्रॉड करा जिसकी वजह से आपको सजा सुनाई गई, तो जिस दिन ये सुनाई गई सजा उसके अगले 10 साल तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, या फिर आप प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हो, सेक्शन 144 वाली। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया। फिर हमने 141 सबसेक्शन 4 पढ़ा था। अगर आप अपॉइंटमेंट डेट पर ही डिस्क्वालिफाइड हो तो आपको अपॉइंट ही नहीं करा जाएगा, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट डेट पर क्या हो, क्वालिफाइड हो, और आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको क्या लग जाती है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन, तो आपको अपनी जगह क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है। और उसको क्या कहते हैं, और प्रोग्रेसिव बेसिस पर फीस लेना, प्रोग्रेसिव बेसिस पर फीस लेना इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू डिस्क्वालिफाइड द ऑडिटर। याद आ गया आपको। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था एक बंदा कितने ऑडिट कर सकता है, मैक्सिमम 20। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी, है ना। 20 ऑडिट में कौन कौन से ऑडिट इंक्लूड होंगे, पहला ज्वाइंट ऑडिट भी होगा और अंडर सेक्शन 8 वाला भी होगा, लेकिन कौन कौन से नहीं होंगे, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और क्या, ऐसी प्राइवेट कंपनी लेस देन 100 करोड़। और 20 आपको ओवरऑल में मिले हैं, चाहे आप अपनी फर्म के रूप में कर लो या किसी पार्टनर के रूप में कर लो या मिलाकर, आपके पास टोटल ओवरऑल में 20 मिले थे। फिर मैंने आपको बताया था कंपनी के जीवन में जो पहला साल है तो उसके लिए जो पहला क्या आएगा, ऑडिटर, उसको आजकल क्या कहेंगे, और फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले सारे ऑडिटर क्या होंगे, वेरी गुड यार। अच्छा, अब फिर हमने इनकी अपॉइंटमेंट्स भी सीखी थी कि फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करा जाता है और सब्सिक्वेंट को कैसे अपॉइंट करा जाता है, ये सब भी हमने सीखा था। चलो अब बताओ बेटा, फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करा जाएगा, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगी या गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 6। तो बताओ, विद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज में कौन अपॉइंट करेंगे, और बीओडी ने अपॉइंट करा तो ओके, लेकिन अगर उसने अपॉइंट देन क्या होगा,
मेंबर अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बाय होल्डिंग व्हाट EGM। और जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, वो रहेगा कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर किसको अपॉइंट करना होता है? कौन से जी को? CAG को। विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। अगर वो नहीं करता तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन? BOD। और BOD भी नहीं करते तो नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर्स। समझ आ रहा है आपको? और जिसने भी अपॉइंट करा रहेगा वो कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ 139(6)(7). समझ आ गया? फिर बताओ, फर्स्ट के बाद जो भी ऑडिटर आते हैं आजकल उन्हें क्या कहा जाता है? कौन सा? अच्छा, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन। और बताओ कौन होगा? जो भी सब्सिक्वेंट फर्स्ट AGM में पुराना ऑडिटर जाएगा तभी तो नया, और जो नया आया वो अगले कितने साल के लिए आया? 5, वो 6th AGM तक रहेगा। और बताओ गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? हर साल क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से विद इन कितने डेज? 180 डेज में आप क्या अपॉइंट करेंगे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और ये रहेगा कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 5। समझ आ रहा है? और अगर हमने AOA में लिख दिया, क्या लिख दिया हमने AOA में कि यही बनेगा हमारी कंपनी का कौन, तो आप उसी को ही अपॉइंट करेंगे या किसी और को भी कर सकते हैं? ठीक है ना, मेरे ख्याल से यहीं तक हुआ था। हाँ, फिर एक कैजुअल वैकेंसी को फिल कैसे करा जाएगा वो भी बताया था, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8 में। याद है आपको? कैजुअल वैकेंसी क्या होती है वो नहीं बता रखा इस सेक्शन में। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है वो नहीं बता रखा इस सेक्शन में। तो लेकिन कैजुअल वैकेंसी हमें तो बताया, ऑडिटर की ऑफिस की, ऑडिटर की जगह क्या हो गई है? खाली। क्यों हो गया? या तो वो उसकी डेथ हो गई है, या उसने रिजाइन कर दिया, या उसे रिमूव कर दिया गया, उसे क्या लग गई है, तो उसे अपनी जगह क्या करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अब खाली करिए तो उसको भरा कैसे जाएगा वो बता रहा है सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8 में। तो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी। तो बताओ बेटा, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में रीजन जाने जाएंगे, रेजिग्नेशन है या अदर देन। अगर अदर देन रेजिग्नेशन है तो BOD विद इन 30 डेज कैजुअल वैकेंसी फिल कर लेंगे। लेकिन अगर अब क्या है, रेजिग्नेशन कारण है, मतलब ऑडिटर की जगह इसलिए खाली हुई क्योंकि ऑडिटर हमें छोड़कर चला गया, हमने तो उसको कहा भी था अभी ना, ठीक है ना, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, पर वो चला गया। तो आप बताओ, इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। किससे? मेंबर से। विद इन कितने मीन्स में? यानी इसमें आप रिकमेंड करके करोगे। अच्छा, फिर गवर्नमेंट कंपनी में किसको करना होता है? CAG को। विद इन कितने डेज? 30 डेज। नहीं करता तो अगले 30 डेज में BOD कर देंगे। बोलो ना बेटा, बातें समझ आई आपको? ये नहीं आई? यानी ये अब तक, अब तो आ जाओ फिर गली नंबर 10.43 पर अपने दर्शन दो। वहां आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, पावर्स ऑफ ऑडिटर। 10.4243 पे जहां भी दिख रहा है, कहां दिख रहा है? 44 पे दिख रहा है, वही मैं कह रहा था। आ जाता है 10.44 पर। 10.44 पर आपको एक चमचमाता हुआ टॉपिक दिख रहा होगा, पावर ऑफ ऑडिटर। यस और नो? जिंदगी आपकी ऐसी है। चलो आगे बात जरा सुनना। पावर ऑफ ऑडिटर पढ़ने जा रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हैं, हम राइट्स ऑफ ऑडिटर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ऑडिटर के अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। पावर ऑफ ऑडिटर कह दो, या फिर क्या कह दो, राइट्स ऑफ ऑडिटर। हम ऑडिटर की क्या पावर है, ऑडिटर के पास क्या अधिकार है, वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहला अधिकार ऑडिटर का पास क्या है कि वो एक्सेस कर सकता है। पहला अधिकार जो ऑडिटर के पास है वो क्या है कि वो एक्सेस कर सकता है। ये देखो सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1,
सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 में क्या बता रखी है, पावर ऑफ ऑडिटर क्या है, पावर टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। सुनना जरा, ऑडिटर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का अधिकार है और वाउचर्स को एक्सेस करने का अधिकार है। मतलब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाह रहा है, दिखाओ भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बताओ कंपनी की मैनेजमेंट उसको ये नहीं कह सकती कि छूना ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, समझ आ रहा है, ऐसे नहीं कह सकती, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडिटर के पास एक्सेस करने का अधिकार है, किसको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी, मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाई जाएगी, वो उसको देख सकता है, और किसको देख सकता है, वाउचर्स वगैरह को भी एक्सेस कर सकता है। समझ आ रहा है आपको अपना, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आया। एक बारी क्वेश्चन क्या आ गया था, ऑडिट में भी पहले ये चैप्टर होता था, आपको पता है, लास्ट टाइम तक ऑडिट में भी होता था। तो वहां पर क्या आया, एक वर्ड होता है मिनट्स। देखो मिनट्स वर्ड का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द समरी, मतलब समरी ऑफ द मीटिंग, सॉरी समरी ऑफ द मीटिंग। मिनट्स का मतलब क्या हो गया, समरी ऑफ द मीटिंग। भाई मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी आपने एक जो समरी बनाते हो उसको कहते हैं मिनट्स। तो एक ऑडिटर मिनट्स देखना चाहता है, एक ऑडिटर क्या करना चाहता है, मिनट्स देखना चाहता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मिनट्स दिखाने से मना कर रहे हैं। मतलब मीटिंग में क्या हुआ ऑडिटर ये देखना चाहता है, लेकिन बताओ बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर रहे हैं, तो बताओ क्या ऑडिटर ये मिनट्स को एक्सेस कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यहां तो क्या लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स को कर सकता है। तो क्या वो मिनट्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं, ये आपका एक सवाल आया था एग्जाम में। आप बताओ आपका मन क्या कहता है, कर सकता होगा या नहीं। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो यानी पहला अधिकार क्या है, एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल हैव अधिकार टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स। आप हर समय क्या कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस। चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कहाँ रखे हुए हैं, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हुए हैं या फिर एनी अदर प्लेस पे रखे हुए हैं, जहां भी रखे हुए हैं हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी पहला राइट जो ऑडिटर का है वो क्या है, राइट टू हैव एक्सेस, राइट टू हैव एक्सेस। बताओ आप एक्सेस कर सकते हो एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स टू किस किस को, पहला बोआ, बोआ मतलब गोवा नहीं, बोआ। अच्छा दूसरा वाउचर्स एंड मिनट्स बुक। यात्री कृपया ध्यान दें, मिनट्स बुक को भी आप एक्सेस कर सकते हो। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है जी। अच्छा ये जो राइट्स दे रखे वो कहां दे रखे, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 में, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 जब मैंने आपको सेक्शन की लिस्ट में बनाया था तो मैंने कहा दो चीजों के लिए छोड़ देना, तो फर्स्ट के लिए तो आप लिख भी लो, फर्स्ट वाले पे लिख लो, क्या लिखोगे, पावर्स ऑब्लिक राइट्स ऑफ, लिख लो सेक्शन की लिस्ट में, पहले लिख लिया आपने, सेक्शन की लिस्ट में जाके लिख लिया आप सभी ने, है ना। फिर लिख कर वापिस आ जाना गली नंबर 10.44 पर। वो अभी ऑडिट में हमने सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह पढ़ा था, उसमें सारे बता रखा कि हमारी कितनी ड्यूटी होती है, किसके लिए नहीं होती है? ये एमसीक्यू बेस्ड आया था, मतलब आप करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आया था। ये देखो पुराने वाले स्टडी मटेरियल में भी था, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो पहले ना करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ जाते थे ना ये क्वेश्चन, पहले करेक्ट इनकरेक्ट आते थे ना, तो उसमें भी होता था। ये देखो पहले करेक्ट इनकरेक्ट आते थे ना, उसमें आया हुआ ये देखो फिफ्थ वाला पढ़ना, फिफ्थ वाला पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी वांटेड टू रेफर टू द मिनट्स, यहां से भी देख सकते हो आप, फिफ्थ वाला देख लेते हैं, यही सही है।
द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी वांटेड टू रेफर क्या, मिनट्स बुक ड्यूरिंग द ऑडिट, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको कह रहे चल रही चल अब, मतलब मिनट्स बुक दिखाने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ क्या वो कर सकती है ऐसा या नहीं? तो जवाब क्या है, इनकरेक्ट, वो ऐसा नहीं कर सकते। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यानी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट ग्रांट्स अधिकार टू द ऑडिटर टू एक्सेस क्या क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर। तो ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी, देयरफॉर ही हैज अ स्टैट्यूटरी अधिकार, किस चीज का, मतलब उसको लॉ की तरफ से ये भी अधिकार है कि वो क्या भी इंस्पेक्ट कर सकता है, मिनट्स बुक। तो बताओ उसके बाद मिनट्स बुक देखने का अधिकार है या नहीं है? है। फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो गया आपको, ये नहीं हुआ, बोलो यस या नो? ठीक से। सेकंड राइट जो ऑडिटर के पास है, भाई ऑडिट के दौरान उसको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। ऑडिट के दौरान उसको क्या चाहिए होगी, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। तो बताओ बेटा वो ऑडिटर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करना चाहता है, किससे करना चाहेगा बताओ, कंपनी के एम्प्लॉय और ऑफिसर से। तो बताओ उसके पास ये अधिकार होगा या नहीं? यस। तो उसके पास सेकंड अधिकार क्या है, ही इज एंटाइटल्ड टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब ऑडिटर के पास अधिकार है कि वो कंपनी के ऑफिसर से क्या मांग सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो यानी आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, right to obtain information and explanation, right to obtain information and explanation किससे, from the employee oblique officers of the, ज्यादा पानी कम पानी, सही रहता। अभी शेक बाद में शेक, या मैंगो शेक, ठीक है, या दुबई वाले शेक, कुछ नहीं, इधर आओ। यानी ऑडिटर के पास एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगने का भी अधिकार है, यानी राइट टू ऑब्टेन क्या, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो दो अधिकार उसके समझ आ गए, बोलो यस और नो? पहला, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का अधिकार है, वाउचर्स को एक्सेस करने का अधिकार है, इंक्लूडिंग मिनट्स बुक को भी एक्सेस करने का क्या है, अधिकार है, और साथ साथ उसके पास इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगने का भी अधिकार है। ठीक है, अब जरा सुनना, जो होल्डिंग कंपनीज होती है ना, थर्ड अधिकार पढ़ाने से पहले, ऑडिटर के थर्ड अधिकार को पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ जो बात करूं, जो कौन सी कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी, उसे ना दो तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं। जो होल्डिंग कंपनीज होती है उनको दो तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं, एक होती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक उसे बनानी होती है क्या, और एक उसे बनानी होती है क्या, कंसोलिडेटेड। बोलो बातें समझ आ रही है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया जिसके अंदर एच लिमिटेड के ही इनकम दिखाई जाएगी, एच लिमिटेड के ही एसेट्स, मतलब सिर्फ एच के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया ये एच का ही एसपीएल बनेगा, एच का ही बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनेगी। ठीक है ना, लेकिन एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है, होल्डिंग प्लस उसकी एसोसिएट प्लस उसकी सब्सिडरीज के मिलाकर क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड। यानी अगर आप होल्डिंग कंपनी है तो आप क्या करेंगे, दो तरह के अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं। एक कौन से बेटा, स्टैंड अलोन, जिसमें बताओ एच लिमिटेड की ही डिटेल्स होंगी सारी, उसका ही एसपीएल बनेगा, उसका मतलब एच लिमिटेड अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाएगी। लेकिन एक बनाना होता है उसको एडिशनली, कौन से, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें वो एच अपने भी बनाएगी और एच की उसके अंदर बैलेंस शीट में जो एसेट दिख रहे होंगे सिर्फ एच के नहीं दिख रहे होंगे, एच प्लस एस, ए मतलब एसोसिएट, एस मतलब सब्सिडरी। तो बताओ अगर आप एच लिमिटेड के ऑडिटर है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एच लिमिटेड के अकाउंट चेक कर रहे हैं
और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करें तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस की डिटेल होगी, एच की भी होगी, ए की भी होगी और एस की भी होगी। अब आप ए के स्टैंड अलोन अकाउंट्स देखना चाहते हैं क्योंकि तभी तो आपको कंसोलिडेटेड से बातें समझ आएंगी, यानी आप एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, सब्सिडरी से रिलेटेड कुछ बातें कुछ पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या ऑडिटर के पास, ये वाले ऑडिटर के पास इनको एक्सेस करने का अधिकार होगा या नहीं? तो जवाब आता है जी हाँ, यही है इसका कौन सा राइट, थर्ड। क्या कह रहे हैं, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज क्या, मतलब अगर ऑडिटर किस कंपनी का ऑडिटर है, ही शैल ऑल्सो हैव द अधिकार, इसके पास एक और भी अधिकार है, किस चीज का, कि वो एक्सेस कर सकते हैं किसको, रिकॉर्ड्स को, किन के रिकॉर्ड्स को, सब्सिडरीज के और एसोसिएट के, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द, समझ आ रहा है, यानी अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सब्सिडरी और एसोसिएट्स की कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हो तो वो करने दिए जाएंगे, यानी ऑडिटर के पास सब्सिडरीज और एसोसिएट्स को भी रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का क्या है, अधिकार। यानी थर्ड राइट उसके पास कौन सा हो गया, राइट टू हैव एक्सेस, राइट टू हैव क्या, एक्सेस, राइट टू हैव एक्सेस मतलब ऑडिटर के पास एक्सेस करने का अधिकार है, क्या, टू द रिकॉर्ड्स ऑफ, किसके, ऑल सब्सिडरीज एंड किसके, एसोसिएट्स कंपनी। समझ आ रहा है आपको? यानी आपके पास एसोसिएट और सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करने का क्या होता है, अधिकार। ठीक है ना, तीन राइट समझ आ गए आपको, पक्का देख लो, कोई दर्द तो नहीं है। चले फिर आगे, चलो राइट्स के बाद आजकल क्या आ जाती हैं, ड्यूटीज। आओ जरा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। नहीं ये अलग है, पहले आपने पावर्स और राइट्स पढ़े थे ना, अब राइट्स पढ़ लिए, अधिकार पढ़ लिए, अब आपका क्या कर्तव्य बनता है वो आपको पढ़ना है। यानी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ क्या, ऑडिटर। ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब आगे बात करें, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, मतलब ऑडिटर की हम कुछ ड्यूटीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहली ड्यूटी बताओ क्या है, ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। आओ जरा, पहली ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, ड्यूटी टू इंक्वायरी, ड्यूटी टू अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। देखो एक और सेक्शन मिल गया आपको, किस चीज का, 143 सब सेक्शन 1 में एक तो राइट्स बता रखे हैं और दूसरा ऑडिटर तुम्हें कुछ इंक्वायरीज करनी है उसके बारे में बता रखा है। तो यानी अब आप फिर जाओ सेक्शन की लिस्ट में, बैक गियर लगा दिया, आज लिख कर आओ, क्या लिख कर आओगे, ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो 143 सब सेक्शन 1 में आपने दो झूले लटकाए थे, समझ आ गया क्यों थे, क्योंकि उसके अंदर मतलब 143 सब सेक्शन 1 में दो बातें बता रखी हैं, एक तो ऑडिटर के अधिकारों के बारे में बता रखा है और दूसरा ऑडिटर की ड्यूटी। तो कौन कौन सी इंक्वायरी है जो ऑडिटर को करनी ही होती है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, बस बस बढ़ जाएगा कोर्स गाना गाने के चक्कर में, 6 तक ही बहुत है। 6 ड्यूटीज हैं जो एक मतलब 6 बातें ऐसी हैं जो ऑडिटर को कंपनी से पूछनी ही पड़ेगी, और उन 6 बातों को याद करने का तरीका है LIC की पर्सनल एंट्री।
एक बार जयकारा लगाओ, क्या बोल दो, क्या? बस अब आपका 90% टॉपिक तो सॉल्व हो गया। ये 6 ड्यूटीज जो है रिगार्डिंग इंक्वायरी की, उसमें निमोनिक अपना क्या है, LIC की पर्सनल एंट्री। चलो जी, बहुत ही बढ़िया यार। चले, एल से आगे लोन्स एंड एडवांसेस। एक बारी वर्ड पकड़ेंगे, क्या? लोन्स एंड एडवांसेस। सर ये क्या हुए लोन्स एंड एडवांसेस? ये कौन से वाले लोन्स एंड एडवांसेस है? जो कंपनी ने किसी को उधार दे रखा है। मतलब एक तो होता है कंपनी ने उधार ले रखा है, एक होता है कंपनी ने उधार दे रखा है। तो यहां पर कौन से लोन्स एंड एडवांसेस हैं? जो कंपनी ने किसी और को, ठीक है ना, तो लिख लो जरा, कंपनी ने किसी और को जो लोन दे रखा है, हम वो वाले लोन्स एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो ऑडिटर जिस कंपनी में आप गए हो, ऑडिटर जिस कंपनी में आप गए हो, जो आपकी क्लाइंट कंपनी है, मतलब जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, हेलो, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, वहां जाकर तुम्हारे को लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड 3 इंक्वायरी करनी है। कितनी इंक्वायरी करनी है? 3। पहली उसमें से इंक्वायरी क्या है आप बताओ? गुस्सा नहीं करते, चलो, ये लोन्स एंड एडवांसेस कौन से वाले हैं? ये लोन्स एंड एडवांसेस आपके हिसाब से कौन से वाले हैं? जो कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है या कंपनी ने किसी को उधार दे रखा है? तो अच्छा, अगर कंपनी ने किसी को उधार दे रखा है तो एज एन ऑडिटर आप चेकिंग करने के, तो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कि कंपनी ने इन सबको उधार दे रखा है। तो पहले चेक कर लो क्या वो उधार प्रॉपरली सिक्योर्ड है भी या? भाई कंपनी ने किसी को ऐसी तो नहीं लोन दे दिया। समझ आ रहा है आपको? देखो, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस, भाई ये चीज आपको पूछनी है कंपनी से। अच्छा देखो, पूछने के 2 तरीके होते हैं, ओरल और रिटर्न। इंक्वायरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल में होती है, आप रिटर्न में भी करते हैं। समझ आ रहा है? आप इनफॉर्मल इंक्वायरी भी होती है और फॉर्मल इंक्वायरी भी होती है। तो ऑडिटर को ये बात पूछनी है, क्या बात पूछनी है? कि कंपनी जो तुमने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सिक्योरिटी। यानी जिन लोन्स एंड एडवांसेस को तुम कह रहे हो यार हमने सिक्योरिटी के बेसिस पे उधार दिया है, क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर है भी या नहीं? मतलब सिक्योरिटी का अमाउंट लोन अमाउंट से ज्यादा है या नहीं। तो यानी ऑडिटर को सबसे पहले क्या चेक करना है? क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं। लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज जो है, वेदर आपको क्या इंक्वायरी करनी है? क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं? नहीं, नहीं, ठीक से। दूसरा, कंपनी ने किसी को उधार दिया है, तो जो उधार के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, इंस्टॉलमेंट ऐसे डिसाइड होगी, इंस्टॉलमेंट आपको हर महीने पे करनी है, 2 महीने में पे करनी है, साल ईयरली पे करनी है, 6 मंथली पे करनी है, जैसा भी है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है लोन देने की। तो ऑडिटर तुम्हें ये भी इंक्वायरी करनी है क्या, कि जिन शर्तों पर लोन दिया गया, कहीं वो शर्तें प्रीजुडिशियल, व्हाट इज प्रीजुडिशियल? हार्मफुल, बायसनेस, कहीं उन टर्म्स को लेकर कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रखी, या वो टर्म्स एंड कंडीशन हार्म तो नहीं पहुंचाएगी किसको? कंपनी को और उसके मेंबर्स को। जैसे मार्केट में लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% पे उधार दिया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने उधार किसी को दे रखा है कितने परसेंट पे? 2% पे। तो भाई ये तो इन्फ्लेशन से भी कम पर है, तो कंपनी को तो नुकसान होगा इस ये वाले उधार देने से, तो ये वाला उधार तो देना ही नहीं चाहिए था। क्या वो रिलेटिव को तो नहीं दिया हुआ? ऑडिटर ये सारी इंक्वायरी वगैरह करेगा। तो यानी ऑडिटर क्या देखेगा कि वेदर टर्म्स आर
terms of loan are prejudicial to the interest of किसके, कंपनी और इट्स मेंबर्स। मतलब कहीं हमने ये जो उधार दिया है वो हार्मफुल तो नहीं है कंपनी के लिए, पैसा भी दे रहे हैं, या जैसे आपने जिन शर्तों पे उधार दिया है वो शर्तें नुकसान पहुंचा सकती है किसको, कंपनी और उसके मेंबर्स को। अच्छा, और जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दे रखा है, कहीं हम कंपनी ने उसे एज डिपॉजिट तो नहीं शोन कर दिया। भाई दिया उधार है तो जो उधार दिया है वैसा वाला ही शो करा नहीं, या कहीं उसको क्या ना शो कर दिया हो, डिपॉजिट के रूप में तो नहीं शो कर दिया। यस और नो? तो लिखो, आपको यह चेक करना है वेदर शोन एज डिपॉजिट। भाई अगर आपने उधार दिया है कहीं उस उधार को डिपॉजिट के रूप में तो नहीं दिखा दिया। हाँ जी, समझ आया आपको या नहीं है? जैसे भी हुआ, हुआ तो नहीं है ना, हुआ है तो हम दिखा देंगे। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ, आपको हमने ड्यूटी स्टार्ट करी है, तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। आप सारे बच्चे बोलेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, कितनी बार आ चुका है, तो इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और लिख देंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन कौन सी इंक्वायरी ऑडिटर को करनी होती है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में, तो आप बता देना, आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। आप सबका भी जयकारा आना चाहिए, क्या? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। समझ आ रहा है आपको? तो इंक्वायरी में हमें करना क्या होता है? LIC की, आवाज में दम नहीं है, LIC की, अच्छा LIC की पर्सनल एंट्री में L से हमने सीखा क्या? लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड और मेड बाय द कंपनी। यानी कंपनी ने अगर किसी को उधार दे रखा है तो ऑडिटर तुम्हें 3 इंक्वायरी करनी है। अगर सिक्योरिटी के बेसिस पे दे रखा है तो क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कहीं प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर तो नहीं है, और लास्ट कहीं उसको एज अ डिपॉजिट तो नहीं दिखा रखा बुक्स में। ये सब इंक्वायरी तुम्हें करनी ही करनी है। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे बात करूं, हर्ष से बात करते हैं। हर्ष, अगर आज आपको 10 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? मतलब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों करेंगे इन्वेस्टमेंट? फ्यूचर में बेनिफिट होगा। यानी हर बंदा, बिल्कुल सही बात है, मैंने जो पॉइंट निकलवाना था इनसे वो इन्होंने बोल दिया। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट क्यों करोगे? ताकि हमारे को फ्यूचर में इससे फायदे हो। यानी एक इंसान इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदे लेने के लिए करता है। लेकिन इस साल आप कंपनी में गए थे और वहां पर कंपनी ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट बेची है एट लॉस, तो आप तो चौंक जाओगे कि कंपनी तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस पे क्यों बेची? ठीक है ना? और कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो तुमने शेयर्स और डिबेंचर्स में कर रखी थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऑडिटर इसके ऊपर भी इंक्वायरी करेगा। यानी ऑडिटर देखेगा क्या इस साल कोई इन्वेस्टमेंट बेची गई है, where the कंपनी क्या करती है? सोल्ड, बेचती है क्या? अपनी इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने किस में कर रखी थी? शेयर्स, डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी। और किस पर बेच रहे हो? एट अ प्राइस लेस देन दैट एट विच दे वर। तो ऑडिटर इस पर भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? इंक्वायरी। समझ आ रहा है? देखो, कुछ का तो काम ही होता है, कुछ होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उनका तो काम ही क्या होता है? एसेट्स खरीदना बेचना, तो उनका तो चलता रहता है। आपने तो जब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करी, आप तो कभी कभार इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो तो प्रॉफिट के लिए करते हो, और इस बार आप वो इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो लॉस पे, क्यों? समझ आ रहा है? ऑडिटर इस पर इंक्वायरी करेगा। तो यानी अगली, समझ आ रहा है? आई से आगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स
और इन अदर सिक्योरिटीज सोल्ड एट लॉसेस। तो ऑडिटर पूछेगा वाई दिस, है ना, आपने ऐसा क्यों करा भाई, पूछ बताओ जरा, ठीक है ना। तो फिर कंपनी बता देगी क्योंकि क्योंकि क्योंकि। समझ आ गया आपको? अच्छा, आपने निमोनिक क्या बोला था इंक्वायरी के अंदर? LIC की। चलो अब बात करते हैं LIC में। देखो इस साल कंपनी ने जितने भी शेयर्स अलॉट करे, यानी इस साल कंपनी ने जितने भी शेयर्स को क्या करा, तो भाई उस अलॉटमेंट के अगेंस्ट में आपको कैश रिसीव्ड होना चाहिए था। अलॉटमेंट तक के पैसे आ जाने चाहिए थे या नहीं। तो ऑडिटर को यही देखना है क्या अलॉटमेंट तक के पैसे आ चुके हैं या नहीं। ये देखो, where it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि इस बार हमने क्या करे, शेयर अलॉटेड करे, और कौन से करे, फॉर कैश। एक होता था, याद होगा आपका 12th में, शेयर इशूड अदरवाइज देन कैश, याद आ रहा है आपको, कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो भी आपने पढ़ा था। यहां पर आपने शेयर किसके लिए इशू करे हैं, कैश के लिए। वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट और नॉट। ऑडिटर को यही सी के ऊपर भी इंक्वायरी करनी है कि कैश आ गया है या नहीं आया। तो सी से क्या आ गया बेटा, कैश रिसीव्ड बोलना पड़ेगा। सी से क्या आ गया, तो लिखो जरा, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द allotment of shares during the year। हुआ है या नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, LIC की कौन सी एंट्री, पर्सनल एंट्री। तो पर्सनल से हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, दो तरह के खर्चे होते हैं, बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से दिखने चाहिए, बिजनेस होने चाहिए या पर्सनल। तो यही ऑडिटर को इंक्वायरी करना है, कहीं कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस के एक्सपेंस में यानी SPL में तो नहीं दिख रहा। यही देखो, अगली इंक्वायरी ऑडिटर को क्या करनी है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। कहीं कोई पर्सनल खर्चा, कहीं कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस के रेवेन्यू अकाउंट से यानी SPL में तो नहीं चार्ज हो रहा। ये इंक्वायरी भी ऑडिटर को करनी है। पर्सनल से क्या आ गया, पर्सनल एंट्री, सॉरी पर्सनल एक्सपेंस, सॉरी पर्सनल एक्सपेंस। जो पर्सनल खर्चे हैं बताओ, वो P&L में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए चार्ज। कहीं रिवेन्यू अकाउंट मतलब बेसिकली क्या, SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो चार्ज नहीं हो रहे। अच्छा, और ऑडिटर को क्या इंक्वायरी करनी है, और ऑडिटर को क्या इंक्वायरी करनी है, कहीं कंपनी जिसका हम ऑडिट करने गए हैं, कहीं वो वाली कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेक एंट्रीज तो नहीं डाल रही। समझ आ रहा है आपको, यस और नो। कहीं जो कंपनी है वो झूठी एंट्रीज तो नहीं डाल रही, मतलब एक्चुअल में वो चीज हुई नहीं पर वो बुक्स में दिखा रही है। जैसे सेल बढ़ा दी 2 करोड़ की,
ठीक है ना, खर्चे दिखा दिए 1 करोड़ बढ़ाकर, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, whether transaction of the company which are represented merely by book entries, सिर्फ रिप्रेजेंट हो रहा है कि बुक में ऐसी कोई एंट्री हुई है, जबकि एक्चुअल में ये कोई एंट्री हुई नहीं है। तो एंट्री समझ आ गया, कौन सी एंट्री कह रहे हो? यानी ऑडिटर को क्या चेक करना है? पर्सनल एंट्री में एंट्री से समझ आ रहा है, कहीं कोई फेक ऑब्लिक नॉन जेन्युइन एंट्रीज को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कहीं कोई फेक या नॉन जेन्युइन एंट्रीज को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं रहे। समझ आ रहा है आपको? तो मेरे ख्याल से पहली ड्यूटी आपको समझ आ गई है, और वो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। क्या आपको समझ आई है ड्यूटी? चलो वेरी गुड। सेकंड ड्यूटी जो ऑडिटर की बनती है यार देखो, ऑडिटर की सेकंड ड्यूटी बनती है कि उसे रिपोर्ट बनाकर देनी होती है। ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देनी होती है या नहीं देनी होती? यस या नो? तो यानी सेकंड ड्यूटी क्या है? ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर तुम्हें मेंबर्स को रिपोर्ट बनाकर देनी होती है। ऑडिटर तुम्हें मेंबर्स को क्या बनाकर देनी होती है? ऑन द फॉलोइंग, क्या किस किस पर? ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो यानी सेकंड ड्यूटी आपको लिख लो, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, यानी ऑडिटर तुम्हें रिपोर्ट बनाकर देनी है। ऑडिटर तुम्हें क्या करके देना है? रिपोर्ट बनाकर देनी है। अब सवाल उठता है किस चीज पे रिपोर्ट बनाकर देनी है? जो आपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी है, जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने क्या करी है? चेक करी है, उस पर तुम्हें रिपोर्ट बनाकर देनी है। ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि कई बार ऑडिटर फैल गया, भाई कहां लिखा कि मुझे रिपोर्ट बनाकर देनी है? तो लॉ में लिख दी गई कि भैया सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 2 में ये बात लिखी है कि ऑडिटर तुम्हें रिपोर्ट बनाकर देनी है। किसको? मेंबर्स को। किन चीजों पर रिपोर्ट्स बनाकर देनी है? जो अकाउंट्स तुमने चेक करे हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें पेश करनी है। कहां पर? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करी जाएगी मेंबर्स के सामने इन द एजीएम। याद है एजीएम में पहला काम क्या होता था? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मालिक आएंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। तो वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे? ऑडिटेड। तो ऑडिटर तुम्हारा और उन्होंने और क्या देखना होता है? बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो भाई तुम ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दोगे तभी तो वो देख पाएंगे, तभी तो उस पर विचार विमर्श कर पाएंगे। तो यानी सबसे पहले आप लिखो ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट लिख लिया आपने। फिर यहां से लेकर यहां तक लिखो, द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर तुम्हें रिपोर्ट बनाकर देनी है किनको? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किन चीजों पर? ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, जो अकाउंट्स आपने चेक करे हैं, एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर, मतलब पेश करी जाएगी कंपनी के सामने इन द जनरल मीटिंग। तो दो ड्यूटीज आपको समझ आ जानी चाहिए। आपने राइट्स पढ़ लिए और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं मेरे साथ? ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। मेरे को एक बार आप सुना देना, फिर मैं आगे चलूंगा। अच्छा जी, सुनो जरा। थर्ड ड्यूटी आपकी क्या है ऑडिटर? एज एन ऑडिटर आपकी कुछ ड्यूटी है कि तुम्हें ना कुछ एडिशनल बातें भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी होती है। वो देखो, ये देखो,
जबकि सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ऑडिटर रिपोर्ट में शेल ऑल्सो स्टेट, ऑडिटर तुम्हें और भी कुछ बातें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करनी होगी। ये देखो ये सब बातें, एक ये रही, ठीक है। नहीं, मैं उसका आपको निमोनिक दूंगा। आप बताओ, आप बचपन में जब इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करी थी तो आपने कौन से वर्ड सीखे थे? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बस यहाँ पर एफ है अलग से, तो ए बी सी डी ई एफ प्लस अदर मैटर से ये सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो यानी थर्ड ड्यूटी जो हम करने जा रहे हैं वो है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शंस। लिखना जरा, थर्ड ड्यूटी, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल, दो पल है ना, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शंस, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। मतलब ऑडिटर तुम्हें कुछ मुख्य बातें भी करनी है अपनी रिपोर्ट में। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शन, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। एक बार ही रुको फिर, चलो। ऑडिटर तुम्हें कुछ मैटर्स पर क्या भी करनी है, एडिशनल, मतलब आपकी रिपोर्ट में ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। मतलब ऑडिटर तुम्हें ये सब भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, उसको याद करने का तरीका है ए बी सी डी ई एफ प्लस अदर मैटर्स। एक बार जयकारा लगाना, क्या आवाज बदम नहीं है क्या? ठीक है, तो पहले आप लिख लो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ प्लस अदर मैटर्स। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शंस, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शन, मतलब ऑडिटर तुम्हें कुछ और बातें हैं, ऑडिटर तुम्हें कुछ और बातें भी अपनी रिपोर्ट में लिखनी पड़ेंगी। जैसे पहली बात क्या, ए मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन। अब बताओ ऑडिटर को क्या बताना है, क्या मुझे ऑल द इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मेरे पास अधिकार था कि मैं इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता हूं, क्या वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मुझे मिली या नहीं मिली, ये बात मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा। ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि इनके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि जो जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने मांगी वो मुझे मिली या नहीं मिली। तो ए से समझ आ रहा है, ठीक है ना। वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच वर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट, इफ नॉट, अगर नहीं मिले, द डिटेल देयर ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो सारी बात ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा। शेल ऑल्सो स्टेट, देखो ये तो आपको बताना ही है कि आपके अकाउंट्स जो आपने चेक करे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने चेक करी है, उसके बारे में तो आपको बताना ही है। उसके अलावा ऑडिटर शेल ऑल्सो मतलब ये भी बताना है कि मुझे ऑल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिली है या नहीं। समझ आया आपको? आ गया सब? पक्का देख लो, श्योर है ना आप सब? चलो फिर लिखो फिर मेरे साथ। ए से क्या आ गया, ऑल information and explanation obtained or not। चलो वैसे एक आपने वर्ड सुना होगा, मरजानी पौंदी बंगड़ा, हाँ अंग्रेजी वीट पे। तो वैसे बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन में? स्पेलिंग के अलावा क्या फर्क है? एक होता है बताना, एक होता है उस चीज को समझाना, डिटेल में। आज आप पक्का बेहोश होंगे हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो वैसे तो यहाँ पर कोर्स का तो कुछ इसमें कुछ पार्ट नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो बात नहीं पता होती उसकी आप इंफॉर्मेशन लेते हो।
लेकिन जो बात आपको पता होती है उस पर आप समझ आ रहा है आपको, वैसे बता दिया, आपको पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन में एक हल्का सा फर्क है, इंफॉर्मेशन हम उस चीज की लेते हैं जो हमें पता नहीं थी, एक्सप्लेनेशन हम उस पर मांगते हैं जो हमें पता है। बताओ भाई, तुम भी बताओ, ताकि मैं बताऊं कि तुम सही बता रहे हो या नहीं, मुझे तो पता है ये बात, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं तेरे फोन में कौन कौन सी ऐप है, उन्हें नहीं पता, ठीक है ना। या आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं ये मैंने चैट पढ़ी है, इस पे बता आप क्या है। समझ आ रहा आपको, तो दोनों में फर्क समझ आ गया, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। तो ऑडिटर को यही बताना होता है क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिले या नहीं मिली। अब बी से 2 पॉइंट्स करेंगे हम, बी से हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला देखो सुनो, एक ना हम ना आप थोड़े से जब बड़े हो जाओगे ना, जब आप अपने आप को बोल पाओगे आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, तब मैं आपको बताऊंगा जनरली आपको क्या लगता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही चीज होती है। ऐसा ही लगता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही चीज होती है, जबकि ऐसा नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स का नाम होता है, जो आप लेजर बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये सब चीजें आती है, हम पढ़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन यहां दे रखी है, ठीक है। और जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग चीज होती है, यानी बेसिकली जो आपके एंड रिजल्ट है ना, एसपीएल बैलेंस शीट, जो आपका आउटपुट है, उसे हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार बोलना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं क्या। और जो बताओ आपने रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर रखे हैं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये अपनी अलग डेफिनेशन है, 2 क्लॉज ये दे रखिए, नहीं ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग डेफिनेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आ जाती है, एसपीएल आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका नाम है, रिकॉर्ड्स, जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हो कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, मतलब बेसिकली आप जो लेजर्स मेंटेन कर रहे हो, समझ आ रहा है, वो सब आपके क्या होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट वगैरह। तो यहां पर ऑडिटर को क्या चेक करना है, ऑडिटर को क्या करना है, यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऑडिटर को देखना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या वो प्रॉपर तरीके से बनाई गई है या नहीं। देखो आप बड़े हो जाओगे तो सेक्शन नंबर कौन सा, 128, सेक्शन नंबर कौन सा, 128, वो आपको बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को कैसे बनाना है, उसकी सारी बातें बताता है। सेक्शन नंबर 128 आपको बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखी जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, ये सब बताता है, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का तरीका क्या रहने वाला है, ये सब कौन बताता है हमारे को, सेक्शन नंबर 128, कि आपको कैसे बनाना है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे, एक्रूअल बेसिस पे बनाना है, डबल एंट्री सिस्टम बनाना है। तो ऑडिटर को यहां पर ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखना पड़ता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या कंपनी ने जिसका हम ऑडिट करने गए थे, कि ऑडिटर बताएगा क्या मेरे हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी और नॉट। समझ आ रहा है। इसलिए देखो जब आपने ऑडिट रिपोर्ट ऊपर करी तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा, ऑडिटर को रिपोर्ट बनाकर देनी है, किस पर, अकाउंट्स पर भी, और यानी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं कंपनी लॉ में, आप एक ही मत मान लेना। समझ आ रहा है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और देखो सेक्शन नंबर 128 आपको बताता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है, जबकि जब हम सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, ये देखो सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 1 आपको बताता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे, एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम हो। और जबकि जब आप सेक्शन नंबर 129 मेरे साथ पढ़ोगे, जब आप सेक्शन नंबर कौन सा 129 मेरे साथ पढ़ोगे, तो वो आपको सिखाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। समझ आ रहा है। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट करके अभी से चलो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो रिकॉर्ड्स आप बनाते हो, लेजर वेजर ये सब चीजें, समझ आ रहा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो एंड रिजल्ट है आपका, बैलेंस शीट, P&L, SPL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, वो जो फाइनली बन रहे हैं आपके। समझ आ रहा है आपको, यस और नो।
तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटर को क्या करना है, कुछ प्रिंसिपल एजर्शंस पर भी बातें बतानी है, ठीक है ना। तो क्या बतानी है, सबसे पहले क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो मैंने मांगी थी वो मुझको मिली या नहीं मिली, और दूसरा क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई है वो एज रिक्वायर्ड बाय जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है या नहीं, ठीक है ना। तो बी से पहला क्या आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग मानकर चलना आप। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, जर्नल एंट्री लेजर्स के बेसिस पे, समझ आ रहा है आपको। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस, ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन 128, ये जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। है या नहीं, ये ऑडिटर को बताना होता अपना ओपिनियन। ए बी सी डी ई एफ प्लस अदर मैटर। ए से क्या हो गया, क्या ऑडिटर को ये बताना होता अपनी रिपोर्ट में क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, मतलब जो जो चीजें मैंने मांगी मुझे मिली या नहीं मिली, और दूसरा क्या जो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे थे आर इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ही बना रखे थे या नहीं। उसके अलावा ऑडिटर को और क्या देना होता है अपना ओपिनियन, कि जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, देखो कंपनीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती है लेकिन हर ब्रांच में ऑडिट करने जाना पॉसिबल नहीं होता, यानी दिल है मुश्किल। तो जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, क्या वहां से प्रॉपर रिटर्न रिसीव हुई है या नहीं। कौन सी ब्रांचेस, जिन ब्रांचेस में ऑडिटर नहीं जा पाया, क्या वहां से समराइज रिटर्न्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब वहां की अकाउंट स्टेटमेंट मेन ऑफिस का ऑडिट जब मैं कर रहा था मुझे वहां से मिली या नहीं मिली, समझ रहे हो। जैसे मान लेते हैं हल्दीराम, कितनी ब्रांचेस होगी, बहुत सारी, तो हर ब्रांच में तो मैं जा नहीं पाता, तो हर ब्रांच के अकाउंट्स क्या करो, मैं हेड ऑफिस में ही मंगवा लेता हूँ जहां मैं चेक कर रहा हूँ। तो जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पा रहा, जिनमें मैं जा पा रहा हूं उनके तो वहीं चेक करूंगा, लेकिन जिनमें मैं, तो उन ब्रांचेस की रिटर्न्स कौन सी, समराइज रिटर्न, अकाउंटिंग रिटर्न्स हमें रिसीव हो रही है या नहीं। जैसे जब मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 128 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक बात आपको बताता हूं। ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखी जाती है, वहां ब्रांच में ही रखी जाती है। बस ब्रांच को क्या भेजना होता है, प्रॉपर समराइज रिटर्न आर सेंट ऑन पीरियोडिकल ऑफिस, समझ आ रहा है, पीरियोडिकल बेसिस पे आपको रिटर्न्स भेजने होते हैं। तो ऑडिटर यही बता पाएगा जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय ऑडिटर, ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय ऑडिटर, जिन ब्रांचेस में ऑडिटर नहीं जा पाया, वेदर द रिटर्न्स प्रॉपर रिटर्न्स हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, समझ आ रहा है आपको, वेदर प्रॉपर रिटर्न्स received or not। हाँ जी, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया है आपको, ए बी सी डी एफ वाले में से ए और बी समझ आ गया, ठीक है जी। अब यहां सुनना, सी से आ गया ये सब चीजें, जो सी से आ गया कंपनीज बैलेंस शीट और पी एंड एल, जो कंपनी की बैलेंस शीट और पी एंड एल है, बताओ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका माइंड क्या कह रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समझ आ रहा है। बैलेंस शीट और पी एंड एल क्या होते हैं अपने, ये देखो बैलेंस शीट और पी एंड एल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब बेसिकली जो लेजर्स वेजर्स आप सब मेंटेन कर रहे हैं वो सब होते हैं वो। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट और पी एंड एल जो बने हुए हैं आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं, मतलब उसी के हिसाब से बने हुए हैं, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंसेस हैं उसी के हिसाब से आपके बैलेंस शीट और पी एंड एल बने हैं ना,
ये सब ऑडिटर को क्या करना होता है, बताना होता है, ठीक है ना। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में क्या भी बताना होता है कि इनके जो बैलेंस शीट और P&L है वो एज पर क्या है, इन एग्रीमेंट, मतलब उसके साथ मैच कर रही है। किसके साथ मैच कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स के साथ। बोलो समझ आ रहा आपको या नहीं आ रहा। तो सी से क्या आ गया, कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L। तो कंपनी के P&L अकाउंट को आजकल क्या कह देते हैं, SPL। आर इन एग्रीमेंट विद किसके साथ, बोआ। बोआ मतलब समझ रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स और नॉट। बोलो ना बच्चे, बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है आपको या नहीं हो रही, पक्का। चलो डी से देखो, कंपनी के ऑडिटर की भी कुछ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन होती है कि कौन कौन कंपनी में ऑडिटर बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता। सिमिलरली ना डायरेक्टर्स के लिए भी ऐसा है कि कौन डायरेक्टर्स बन सकता है और कौन कौन डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। तो कौन कौन नहीं बन सकता वो बताया जाता है सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2 में, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो यहां पर यही बात करी गई है, ऑडिटर को यह भी बताना होता है कहीं कोई ऐसा डायरेक्टर तो कंपनी में नहीं है जो डिसक्वालिफाइड होने के बावजूद भी कंपनी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑडिटर को और क्या बताना होता है, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। क्या कोई ऐसा डायरेक्टर भी है जो डिसक्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। तो डी से क्या आ गया, डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो नहीं है, मतलब जो कंपनी में कोई डायरेक्टर है वो डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो नहीं है। इस पर ऑडिटर को क्या करना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है। हाँ जी, यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको। पहले बताओ ABCD में A से क्या आ गया, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्या मुझे मिली या, अच्छा बी से क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या आर इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट है या नहीं, और जिन ब्रांचेस में ऑडिटर, क्योंकि बुलाती है वो, लेकिन हाँ वो वाली ब्रांचेस के रिगार्डिंग बताओ ऑडिटर क्या बताएगा कि मुझे समराइज रिटर्न्स वहां से रिसीव हुई है या नहीं हुई। और सी से क्या गया, कंपनी की बैलेंस शीट और क्या आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। और डी से कहीं कोई डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर तो यहां पर काम, मेरे ख्याल से ABCDE। अब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको बातें समझ आएगी। मैं कह रहा हूं यार हर्ष तू तो चोर है भाई, तो बताओ हर्ष तेरा क्या रिएक्शन होगा, ईंट मत उठाइयो, क्या कह रहे हो, चलो गाड़ी में भर के लाया हुआ क्या। चलो अब जरा मेरी बात सुनो, डिक्की पूरी भरी हुई है, हाँ मेरे को बैग में बैग करके ले जाएगा क्या। चलो जरा सुनना, ये कुछ कहना चाह रहे, मैंने बोला यार हर्ष तुम तो चोर आदमी हो, तो हर्ष बताओ क्या कहेगा, भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मैं बताऊंगा क्योंकि क्योंकि क्योंकि, फिर सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसी अगर ऑडिटर कंपनी की बैलेंस शीट को क्या कह रहा है, भाई इसमें ये गड़बड़ है, तो ऑडिटर को क्या कहा जाएगा, कोई सबूत है, ठीक है ना। यानी ऑडिटर को एक्सप्लेनेशन देनी होती है, यानी ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताना होता है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, कि मैं क्यों क्वालिफिकेशन ओपिनियन दे रहा हूं, या क्यों मैं रिजर्व्ड ओपिनियन दे रहा हूं या एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं। समझ आ रहा है आपको या नहीं, बोलो ना यस और नो। यानी ऑडिटर को देनी होती है क्या, एक्सप्लेनेशन, यानी रीजंस फॉर एनी, कौन कौन सा ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है, QAD, क्वालिफिकेशन वाला ओपिनियन भी दे सकता है, एडवर्स भी दे सकता है, डिस्क्लेमर भी दे सकता है। जब आप ऑडिट पढ़ोगे ना मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन फॉर एनी क्वालिफिकेशन, एडवर्स और डिस्क्लेमर रिमार्क्स।
expressed by auditor. भाई आप किसी भी तरीके का ओपिनियन दे रहे हो तो वो ओपिनियन क्यों दे रहे हो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के बारे में ये बोल तो रहा हूं, तो क्यों बोल रहे हो भाई बताओ, काहे बोले हैं बताइएगा ना, समझ आ रहा है आपको? ABCDE। अब अगला क्या आ रहा है? F। देखो F से अपना आ गया फाइनेंशियल कंट्रोल। F से अपना कौन सा आ गया? सुनो जरा, सुनो 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 मेरे वीरो, ये कौन से फाइनेंशियल कंट्रोल? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। पहले मैं लिख लेता हूं आपको, इंटरनल फाइनेंशियल, अब समझ आ गया आपको? कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सर ये क्या होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? ये क्या होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? मैं आपके साथ रिपीट करता हूं, कई कुछ बच्चों ने पहले भी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ऑडिट वगैरह में भी। मैं आपको पूरा बताता हूं। एक बात बताओ, आपकी कोशिश क्या होगी आपके घर में चोरी हो या ना हो? आपकी क्या कोशिश होगी कि आपके घर में चोरी हो? आपकी हमेशा क्या कोशिश होगी कि हमारे घर में चोरी तो ना हो। इसके लिए आप क्या करोगे बताओ? आप अपने घर पे ताला लगा के रखेंगे, अंदर से बाहर से? अच्छा चलो आगे बात करते, कोई नहीं। आप कह रहे हो आप अपने घर में ताला लगाओगे और बस यही हो या और कुछ भी? आप कह रहे हैं CCTV कैमरा लगाएंगे ताकि चोर आए तो वो क्या कह पाएगा, तू खींच मेरी फोटो, मतलब सेल्फी मैंने ले लिया आज है। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब आप कह रहे हो हम एक कैमरा भी लगवाएंगे, CCTV कैमरा, ताकि हम देखते रहे कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन नहीं। और क्या करो? सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, ठीक है। मैं वैसा नहीं हूं भाई, क्या करी जा रहे हो? कह रहा आपको भी बुला लेंगे, सब ठीक है, पर मैं नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। चलो, तो ये सब जो चीजें आप कर रहे हो ना, ये आपके हैं कंट्रोल्स। सिमिलरली कंपनी भी बहुत सारे कंट्रोल्स लगाती है। देखो वो मैं आपको जब ऑडिट पढ़ाऊंगा तो ऑडिट की बुक में एक टॉपिक यही पढ़ाऊंगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ये देखो, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे और कह पाओगे आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं? वो सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो आप कंपनी में लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? इन 5 चीजों को पाने के लिए, ठीक है। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बोलना पड़ेगा, इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आप लगा रहे हो ना, वो सब आपके क्या है? IFC, नॉट KFC। ये क्या है? IFC। समझ आ रहा है आपको? आप वो 5 चीजें क्या पाना चाह रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो, मतलब आपके अकाउंट्स रिलायबल तरीके से बने, आपके ऑपरेशंस मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटीज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें। मतलब ये सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो आप लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? ताकि आपके अकाउंट्स रिलायबल तरीके से बन सके, ऑपरेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके, लॉ का पालन हो सके, एसेट सेफ रहे और फ्रॉड एंड एरर को रोक पाए और पकड़ पाए। अगर देखो पहले तो रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो फिर भी हो रहे तो उन्हें पकड़ लेंगे कि ताकि वो आगे से रिपीट ना हो। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो ये 5 चीजें पाने के लिए जो आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगाते हो उन्हें हम कहते हैं क्या? IFC। तो IFC लिख लो जरा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लिख लो। यहां लिख लिया तो ऑडिट में भी काम आ जाएगा। क्या होता है समझ आ रहा है आपको? IFC मतलब इन 5 को पाने के लिए आपने जो भी हद पार करी है, जो भी आपने कोशिशें करी है, वो सब आपकी क्या है? IFC। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, ये लिख लो जरा, यहां से यहां तक।
मतलब वो सारी पॉलिसीज जो ये 5 चीजों को पाने के लिए कि यार अकाउंट्स रिलायबल हो जाए, काम इफेक्टिवली और टाइम से भी हो जाए और कम खर्चे में भी हो जाए, लॉ का पालन हो जाए, एसेट सेफ रहें और फ्रॉड एंड एरर को हम रोक पाएं और पकड़ पाएं, इन सब के लिए जो भी आप पॉलिसीज डिजाइन करते हो, इंप्लीमेंट करते हो ना, वो सब आपके क्या होते हैं, आईएफसी। तो अब ऑडिटर का यहां पर क्या काम है? हम तो ऑडिट एंड ऑडिटर वाला चैप्टर में ऑडिट के बारे में बातें पढ़ रहे हैं, तो ऑडिटर को क्या देखना है? ऑडिटर को ये देखना है कि इनकी जो कोशिशें थी, यानी जो इन्होंने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना रखे हैं, जो इन्होंने क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, मतलब जितनी पॉलिसीज होनी चाहिए थी, जितनी कोशिशें होनी चाहिए थी, क्या इन्होंने उतनी ही कोशिश कर रखी है या नहीं? ऑडिटर को इस चीज पर कमेंट करना होता है। पहला पॉइंट समझ आ रहा है? और दूसरा, मान लेते हैं आपने ना बाउंसर रख रखे हैं अपने घर के बाहर, समझ आ रहा है आपको? आपने बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह प्रॉपर रख रखे हैं, लेकिन बताओ बेटा, सिक्योरिटी गार्ड सेट रहता है, सेट मतलब पूरा दिन वो दुनिया से अपसेट होता है, 8 बजे के बाद वो, क्योंकि होने लगा सनसेट है भाई तेरा, है ना? अब बताओ बेटा, वो तो बताओ ड्रिंक करके वहीं बेहोश होकर गिर जाएगा, यस और नो? तो बताओ बेटा आराम से चोरी हो जाएगी। तो यानी कंट्रोल लगाने के बाद क्या वो सही ढंग से काम कर भी रहे हैं या नहीं? देखो आपने ये कह रखा है कि यार हमने ना अपने घर में ताला लगा रखा है, लेकिन ताला बताऊं कौन सा लगा रखा? तो जो आपकी, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो बैग के ऊपर छोटा सा नहीं लगाते, आप अपने घर के बाहर वो वाला ताला लगा कर, तो ताला तो लगा हुआ है, कंट्रोल्स तो है, पर क्या वो एडिक्वेट है? चोर ने आगे फूंक मारी, वो टूट गया, हाँ जाओ जाओ बेटा जाओ, समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो यहां पर वही है, ऑडिटर को क्या बताना होता है, ये देखो ऑडिटर की क्या है, ऑडिटर को ये बताना होता है, द ऑडिट रिपोर्ट शेल स्टेट वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट आईएफसी, क्या कंपनी में एडिक्वेट आईएफसी है, और अगर है तो क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं? ऑडिटर को इस चीज पे कमेंट करना होता है। बोलो यस या नो? तो लिखो जरा। फाइनेंशियल कंट्रोल में आप लिखो, पहले आपने मीनिंग लिख लिया था ना, अब यहां लिखो इसका मतलब, द ऑडिट रिपोर्ट शेल स्टेट, इंटरनल कंट्रोल में भी इनइफेक्टिव। वो तो देखो हर बंदा इंसान अपनी तरफ से कंट्रोल क्या सोचता है कि मैंने कौन से लगवाए हैं। अब सीए में क्या होता है, हर बंदा सोचता तो यही है पेपर अच्छा गया, रिजल्ट थोड़ा ना अच्छा। आपने देखा है सीए में पेपर सबके अच्छे जाते हैं, कभी देखा है आपने? पर रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसी कंट्रोल्स तो सारे ही अच्छे दिखाएंगे, पर जरूरी थोड़ा ना उसके रिजल्ट्स भी सही रहे। पंगे ले रहे हो, पंगे, ठीक है ना? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। अब जरा सुनो, यानी ऑडिटर को ना कमेंट करना होता है अपनी रिपोर्ट में, ये भी बताना होता है कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं, और अगर है तो क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन कुछ कंपनीज के ऑडिटर को ये नहीं बताना होता, कुछ कंपनीज के ऑडिटर पर ये एफ पॉइंट वाला जो है ना वो रिपोर्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती। बताओ अगर आप कौन सी कंपनी के ऑडिटर हो, ओपीसी के ऑडिटर हो, तो अगर आप किसी 1% कंपनी का ऑडिटर का हो तो उस केस में आपको आईएफसी पर अपना ओपिनियन देने की जरूरत कि वो एडिक्वेट हैं या नहीं है, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर आपको अपना ओपिनियन देने की जरूरत। उसके अलावा अगर आप ऐसी कंपनी जिसको देखकर आप कहते हो इतू सी तू है नहीं है, ठीक है ना, समझ आ रहा आपको? यानी जो कंपनी को कहते हो इतनी सी बात है, मतलब वो कंपनी अपने आप में ही बहुत छोटी बात है, तो यार उस कंपनी के आईएफसी पर ऑडिटर को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। या फिर लास्ट, आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका बीटी मतलब बीटी, ये क्या हुआ? ये बेटा बेटी वाले थोड़ा है, बीटी बोल रहा हूं, बीटी क्या होगी फिर? बेटा बेटी और फिर बीटी क्या? जरा सुनो, बी से आ गया, अच्छा एक स्लैंग भी चलता है, मैंने देखो बीटी दिया मतलब धोखा दिया, ये आजकल स्लैंग वगैरह भी है ना। पर हम यहाँ पर हम क्या करें, बी का मतलब है बोरोइंग, बी का मतलब यहाँ पर क्या है बोरोइंग, और टी का मतलब यहाँ पर क्या है टर्न
ठीक है ना। टी का मतलब हो गया टर्नओवर, तो बीटी कितना हो गया 25-50, एक बार बोलना पड़ेगा, बीटी कितना हो गया करोड़ करोड़, ठीक है ना। अब जरा सुनना क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे वैसे तो सभी कंपनी के ऑडिटर्स को, वैसे तो सभी कंपनी के ऑडिटर को कंपनी के आईएफसी पर कमेंट करना होता है, लेकिन कुछ कंपनीज के ऑडिटर को ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उनको ये काम नहीं करना, उनके लिए ये काम नहीं है। बताओ अगर आप कौन सी कंपनी के ऑडिटर हो, या तो ओपीसी के ऑडिटर हो, या फिर स्मॉल कंपनी के ऑडिटर हो, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बीटी क्या है लेस देन 25 और 50 करोड़, मतलब जिसकी बोरिंग 25 करोड़ से कम है प्लस टर्नओवर भी क्या है 50 करोड़ से कम है, उस कंपनी के ऑडिटर को भी, उस कंपनी के ऑडिटर को भी, उस कंपनी के क्या नहीं करना, ये रिक्वायरमेंट का पालन नहीं करना, मतलब उसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो लिखना जरा एक्सेप्शन, इन द फॉलोइंग केसेस, ये फाइनेंशियल कंट्रोल वाले पॉइंट के अंदर ही लिख रहे हो आप, इन द फॉलोइंग केसेस ऑडिटर नीड नॉट रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन आईएफसी, in the following cases auditor need not required to comment on किस पर IFC, जिसमें से पहली बात तो ये, पहली कौन सी हो जाएगी अपनी ओपीसी, मतलब ओपीसी के ऑडिटर को ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा स्मॉल कंपनी, समझ आ गया आपको दूसरा। अच्छा तीसरा ऐसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी लिखो आपने, यही लिखना है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी फिर नीचे लिखो बीटी, बीटी, बी से लिखो क्या बोरोइंग, लेस देन 25 करोड़ ऐसे, और टी से क्या लिखोगे टर्नओवर, क्या हो लेस देन 50 करोड़, नहीं लेस देन, वर्ड देखो लेस देन है यहाँ पर, समझ आ रहा है आपको। आईएफसी समझ आ गया पक्का। तो अभी आपने क्या सीख रहे हो मेरे से, आपने कुछ सीखा है बेटा मेरे साथ अभी तक, आपने क्या सीखा ABCDEF प्लस अदर मैटर्स पर अभी हमें जाना है, यानी अदर मैटर्स भी कुछ रह गए हैं हमारे, कुछ अदर मैटर्स भी रह गए हैं। आ जाओ जरा, देखो अब सुनना बहुत बढ़िया है ये, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कह रहे हैं अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बेटा वर्ड क्या आया, देखो लॉ पढ़ते पढ़ते ना, देखो कंपनी लॉ की थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेते हैं, आपको ना 100% बातें स्प्राइट होनी चाहिए, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखो सेक्शन पढ़ते पढ़ते ना आपको कई बारी वर्ड दिखेगा क्या प्रिस्क्राइब्ड, जैसे ही आपको सेक्शन पढ़ते पढ़ते एक वर्ड दिख जाए प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, तो आप समझ जाना कि इस सेक्शन पर कुछ क्या भी होंगे रूल्स, समझ आ रहा है आपको, यानी और वो रूल्स प्रिस्क्राइब कौन करेगा सीजी। देखो एक्ट होता है जो रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन जब आपको क्या दिख जाए प्रिस्क्राइब वर्ड दिख जाए, तो सेक्शन के अंदर अगर आपको प्रिस्क्राइब वर्ड समझ आ जाए दिख जाए तो आप समझ जाना इससे रिलेटेड क्या है कुछ रूल्स भी है। पहला पॉइंट समझ आ रहा है, यानी आपको इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी पढ़ने हैं। तो बताओ रूल्स कौन से पढ़ने हैं, जैसे ये रहे, रूल नंबर कौन सा पढ़ना होगा हमारे को, कह रही है जो अदर मैटर्स है ना वो आपको कहां बताए जाएंगे रूल्स में बताए जाएंगे, और रूल नंबर ये कौन सा है 11, बोलना पड़ेगा रूल नंबर ये कौन सा है 11। और रूल लिखने का ना कंपनी लॉ के हर चैप्टर में आपको एक रूल दिखेंगे, और रूल लिखने का तरीका भी याद कर लो, क्या होगा पहले होगा द कंपनीज, फिर ब्रैकेट में होगा नेम ऑफ द चैप्टर, और फिर होगा रूल्स, फिर होगा 2014। तो इसी फॉर्मेट में आपको हर चैप्टर के रूल्स दिखेंगे। जैसे अब इस चैप्टर के रूल्स आपको कैसे दिखेंगे, द कंपनी, आप कैसे बनाओगे द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2000, समझा रहा आपको पक्का ना।
तो देखो जरा, यानी जब भी आप अदर मैटर के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, यानी जो और इसके अलावा भी कुछ मैटर है जो आपको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने होंगे। इसके अलावा भी कुछ और मैटर है जो आपको इसके जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इंक्लूड कर कर चलने होंगे। तो वो अदर मैटर्स के बारे में बात करते हैं। तो लिखो जरा ABCDEF प्लस और अदर मैटर्स कहां दे रखे हैं, रूल 11। आप बताओ रूल 11 ऑफ कौन से, द कंपनीज ब्रैकेट में ऑडिट एंड अदर मैटर्स, ABCDEF प्लस अदर मैटर्स। और ये अदर मैटर्स में क्या क्या आ जाएगा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ऐसा करो, ये पहले 3 पॉइंट तो एज इट इज नोट करो। अदर मैटर्स में पहले 3 तो आप ऐसे ही नोट करो पहले। आओ जरा कुछ बातें करते हैं आपके साथ। एक वर्ड होता है लिटिगेशन। वर्ड अपना क्या है यहां पर, लिटिगेशन। कोई बताएगा व्हाट इज लिटिगेशन? अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जब तक कोई केस चल रहा होता है उसको क्या कहते हैं, लिटिगेशन। और जब उसका फैसला आ जाता है तो हम कहते हैं क्लेम बन गया। समझ आ रहा है, यस और नो? जैसे मान लेते हैं हर्ष ने बोला कि सर क्लास ओवर कर दो, मैंने हर्ष को बहुत पीटा, तूने कहा कैसे ऐसे, ठीक है ना। अब हर्ष ने मेरे पे केस फाइल कर दिया कि टीचर ने स्टूडेंट को पीटा है। तो बताओ जब तक ये केस चल रहा है तब तक कहेंगे लिटिगेशन है, ठीक है ना। तो ये कह रहे, पॉइंट समझ आ रहा है, ये कह रहे इतना पीट दिया मेरे को, डॉक्टर को भी फीस देनी पड़ी, मैं इतने दिन मेरे क्लासेस का भी नुकसान हो गया, इतना थोड़ा कोई पीटता है। समझ आ रहा है आपको? फिर कोर्ट ने फिर तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि आपको सारा जो इसका मेडिकल एक्सपेंस है वो आपको भरने पड़ेंगे। तो फिर ये क्लेम आ गया। जब फैसला आ गया तो क्लेम हो गया, ये पैसा मुझसे मांग सकते, लेकिन जब तक केस चल रहा है तब तक थोड़ा ना मैं इनको पैसे दूंगा। तो वो हो गया लिटिगेशन। तो जरा सुनना, जैसे मान लेते कंपनी पर एक मुकदमा चल रहा है, कंपनी पर एक मुकदमा चल रहा है और अगर कंपनी ये मुकदमा हार गई तो कंपनी के जीवन से बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। हो सकता है इससे कंपनी क्या भी हो जाए, बंद हो जाए। बोलो यस और नो? तो एज एन ऑडिटर, ऑडिटर बताएगा क्या इन्होंने अपने सारे झगड़ों के बारे में, जो इनके पेंडिंग झगड़े चल रहे हैं अभी तक, क्या उन सब का डिस्क्लोजर इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करा है या नहीं। एक बात बताओ, जो आप पर केस चल रहे हैं उसमें आपके हारने के चांसेस कितने, उसी के अकॉर्डिंग आप डिपेंड करता है कि आप प्रोविजंस बनाओगे या उसे कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाओगे। यस और नो? हेलो, यस और नो? हाँ, समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर ऑडिटर को इस पर भी ओपिनियन देना होता है, क्या इन्होंने अपनी सारी लिटिगेशन के बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया और उसका इंपैक्ट के बारे में भी बताया है या नहीं बताया। समझ आ रहा है आपको? तो ऑडिटर को जो रिपोर्ट बनाकर देनी होती है उसमें वो रिपोर्ट वाली बातें तो लिखेगा ही लिखेगा, उसके अलावा कुछ और बातें भी वो यहां पर लिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है
उसके अगेंस्ट में क्या ये प्रोविजंस बना रही है या नहीं कंपनी, वो सब भी समझ आ रहा है। इंक्लूडिंग आपके कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें आपको फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, तो क्या कंपनी उसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बना रही है या नहीं बना रही, ऑडिटर को इस पर भी कमेंट करना है। ABCDEF देखो, एक तो नॉर्मल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट बना कर देगा, उसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल एजर्शन मुख्य बातें उसको बतानी होती है, जिसको याद करने का तरीका है ABCDEF प्लस अदर मैटर। मुझे सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली या नहीं मिली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है या नहीं, और जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया वहां से मुझे रिटर्न मिली या नहीं मिली, कंपनी की बैलेंस शीट और P&L, कंपनी की बैलेंस शीट और P&L आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है कोई, और मेरे को एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी जिस भी तरह का मैं ओपिनियन दे रहा हूं, और फाइनेंशियल कंट्रोल इनके एडिक्वेट है या नहीं, और सही ढंग से ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, वो बताना है। ये सब बताने के अलावा मुझे और भी कुछ बातें बतानी, उनको कहेंगे अदर मैटर्स। और अदर मैटर में मैंने बताया क्या लिटिगेशन के रिगार्डिंग इन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर करा है या नहीं, और दूसरा क्या इन्होंने फॉरसीएबल होने वाले जो लॉसेस है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है, उसके अगेंस्ट में प्रोविजन बनाया है या नहीं, और अगर इनको IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड्स बोलना पड़ेगा, IEPF इन्वेस्टर, एक बार फिर जकारा आने दो, क्या भैया, इनमें भी इनको कई बार कुछ पैसे डालने पड़ते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसे डालने होते हैं, तो इस बात को लेकर इनके मन में एक ही फीलिंग होनी चाहिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऑडिटर को यही देखना है कहीं इन्होंने देर तो नहीं करी। वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द IEPF, अगर जवाब आता है यस इन्होंने देरी करी है, तो ऑडिटर कह रहा है कोई नहीं, मैं अपनी रिपोर्ट में बता दूंगा इन्होंने पैसा ट्रांसफर करने में क्या करी है, देरी। यानी कंपनी तुम्हें ध्यान रखना है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको या नहीं? वो आप FM में पढ़ेंगे, ऑप्शन, फ्यूचर, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फॉरवर्ड, सुनिए कुछ नहीं सुने, वो आप वहां पढ़ पड़ेंगे। जैसे आपने 6 महीने बाद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे हैं, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे, चलो मैं पूछो नॉर्मल आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको 6 महीने बाद मान लेते घूमी घूमी जाना है US से, तो आपको लग रहा है बताओ क्या कि भाई 6 महीने बाद डॉलर का रेट कहीं बढ़ ना जाए, तो आपने आज ही बैंक में जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किस चीज का कि 6 महीने बाद मैं आपसे इतने में क्या खरीदूंगा, डॉलर खरीदूंगा। इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। या फिर बैंक से आपने एक ऑप्शन खरीद लिया कि मैं चाहूंगा तो तुझसे खरीद लूंगा, मैं चाहूंगा तो मार्केट में अगर महंगे होंगे तो मैं तुझसे खरीद जाऊंगा, और अगर सस्ते हुए उस वक्त पर तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से ही खरीद लूंगा। तो ऑप्शन, फ्यूचर वगैरह होते हैं ये सब चीजें, ठीक है ना, वो आपको FM वगैरह में पढ़ाई जाएंगी, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। इन्होंने एक वर्ड पूछा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब आप डिराइव करते हैं वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, वो क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप वहां पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब 4th पॉइंट बहुत बढ़िया है, सुनना जरा, इधर ध्यान देना। ये है आपकी क्लाइंट कंपनी, ध्यान देना। क्लाइंट कंपनी कौन सी होती है, जिसका आप, और लेट सपोज उसमें एक डायरेक्टर है मिस्टर X, डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है ना। अब मिस्टर X की एक वाइफ है, वो ही बहुत होती है, चलो उनका नाम क्या है, मिसिस X। उनकी भी एक कंपनी है, उनकी भी एक क्या है, कंपनी, मिसिस X जमनापारी, जमनापारी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, X जो है ना, मिसिस X की कंपनी को, इस कंपनी की मेंबर कौन है, मिसिस X, मेन मेंबर। अब इसको पैसा देना चाहता है अपनी कंपनी का, कौन सा पैसा, जो इस कंपनी ने उधार लिया है, या वो पैसा
जो सिक्योरिटी प्रीमियम की फॉर्म में आया हुआ है, और ये पैसा मिस्टर एक्स किसको पहुंचाना चाहता है? मिसिस एक्स की कंपनी को पहुंचाना चाहता है। तो बताओ, अगर ये डायरेक्टली पहुंचाएगा, अगर ये डायरेक्टली पहुंचाएगा, मेरा आपसे एक सवाल है, लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे या नहीं चिल्लाएंगे कि भाई कंपनी का पैसा तुमने वहां कहां से पहुंचा दिया? मतलब कंपनी के नाम पर उधार लेकर तुमने उनको दे दिए पैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो फिर क्या होता है, क्लाइंट कंपनी कह रही है यार मिस्टर एक्स ने क्या करा, ये मेजर वर्चुअली ऑन शेयर होल्डर, और इसकी बहुत चलती है इस कंपनी में। इसने क्या करा, किसी पर्सन के साथ या किसी एंटिटी के साथ या किसी फॉरेन एंटिटी के साथ एक एग्रीमेंट करा। बताऊं क्या कहा? मैं तुम्हें पैसा दूंगी और तुम्हारा काम क्या है, इधर का माल। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ बेटा, क्लाइंट कंपनी ये फंड किसको देगी? इस पर्सन को, किसी पर्सन को, एंटिटी को, या किसी फॉरेन एंटिटी को, ठीक है ना? किस रूप में देगी? या तो लोन के रूप में देगी, या एडवांस के रूप में देगी, या ऐसा दिखाएगी कि मैं इस कंपनी में पैसा क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब ये क्या करेगी, ये वाली एंटिटी, इसको कहेंगे इंटरमीडियरी। क्या कहेंगे इसको हम? अब ये इंटरमीडियरी जो है, इसका काम क्या होगा, या तो ये पैसा किसको दे देना, कहां तक पहुंचा देना, मिसिस एक्स की कंपनी के लिए, या फिर मिसिस एक्स की कंपनी के लिए ये गारंटी दे रही है। कौन? ये पर्सन, एंटिटी या फॉरेन एंटिटी। आप समझ रहे हो? ये पर्सन, ये एंटिटी, ये फॉरेन एंटिटी क्या कर रही है, या तो ये पैसा यहां पहुंचा रही है, ये पैसा मिसिस एक्स को दे रही है, या फिर मिसिस एक्स के लिए गारंटी दे रही। अच्छा, कोई बंदा किसी की गारंटी क्यों देगा? जब उसको कोई मिल रहा है ना भाई, तो उसको ये पैसा दिया कि भैया तू इसके लिए गारंटी दे दे। अगर हम गारंटी देंगे लोग चिल्लाएंगे तुम क्यों दे रहे हो भाई उसकी गारंटी। तो समझ आ रहा है? तो बताओ अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? मिसिस एक्स की कंपनी का। तो इसको कहेंगे अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अल्टीमेट बेटे, ये टॉपिक आपका 3 जगह काम आएगा, और ये टॉपिक आपका 3 जगह काम आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बताऊं कहाँ कहाँ? एक जगह लॉ में और 2 जगह ऑडिट में, ठीक है ना? तो अब जरा सुनना, हुआ क्या है यहां पर। तो बताओ, अभी तक की पहले कहानी सुनो। देखो, क्लाइंट कंपनी ने कहीं से उधार लिया, ध्यान देना पड़ेगा। क्लाइंट कंपनी ने कहीं से, और उधार लेकर क्या करा, इंटरमीडियरी के थ्रू अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचाया। समझ आ रहा है आपको? तो क्लाइंट कंपनी को इस केस में बताओ क्या कहेंगे, फंडिंग पार्टी। तो अब आप तो इस कंपनी के कौन है, ऑडिटर। आप कौन है, ऑडिटर। तो आपको अपनी रिपोर्ट में क्या बताना होगा कि कंपनी ने जो जो बातें ऐसे करी हैं वो उन्होंने अपनी बुक्स में दिखा रखी है, और उनके हिसाब से और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। समझ आ रहा है? यस और नो? ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या, फंडिंग पार्टी ने इंटरमीडियरीज के थ्रू, फंडिंग पार्टी ने क्या करा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक क्या पहुंचाया, पैसा पहुंचवाया, या उनके लिए गारंटी पहुंचवाई। तो ऑडिटर कह रहा है मैनेजमेंट से, तुमने जो जो ऐसा करा वो तुमने मुझे बता दिया है ना, इसके अलावा कोई और तो नहीं है। और मैनेजमेंट कहेगी नहीं नहीं, हमारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ और नहीं है। तो ऑडिटर को ये बात लिखनी होती है कि इनका इसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं है। पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? है ना? समझ आया? क्या होता है इस केस में, हमारी क्लाइंट क्या थी, फंडिंग पार्टी। कई बार हमारी क्लाइंट किसी की इंटरमीडियरी भी बन जाती है। तो ऑडिटर को यही देखना होता है कहीं हमारी क्लाइंट कंपनी किसी की, सेकंड केस इसमें इंटरमीडियरी तो नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अब पढ़कर देखो, आपको समझ आ जाएगा।
whether management has represented that to the best of its knowledge and belief other than disclosing the notes to the no funds have been, मतलब इसके अलावा इन्होंने ऐसा कुछ और नहीं कर रखा, ये ऑडिटर बोलेगा क्या, एडवांस लोन और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, हमारी क्लाइंट कंपनी में, इन कहां पर, इन पर्सन एंटिटीज इंक्लूडिंग क्या, फॉरेन, मतलब आपने ये पैसा किधर पहुंचाया, इंटरमीडियरी, विद द अंडरस्टैंडिंग, और उनके साथ क्या बात करी, वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज दैट इंटरमीडियरी शेल क्या करेगी, लैंड कर देगी और इन्वेस्ट कर देगी ये पैसा कहां पर, अल्टीमेट बेनिफिट या अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए क्या देगी वो, गारंटी। अगर ऐसा कुछ है तो आपने हमें बता दिया है ना मैनेजमेंट, क्योंकि नहीं तो हम लिख देंगे इसके अलावा भी और कोई केस भी ऐसा है जो इन्होंने हमें बताया नहीं है। समझ आया आपको। और सेकंड केस में कहीं हमारी क्लाइंट कंपनी ने रिसीव तो नहीं करा किसी फंडिंग पार्टी से ऐसा पैसा, किसको पहुंचाने के लिए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि इस कंपनी में हमारी क्लाइंट कंपनी किसी की फंडिंग पार्टी बनी हुई है या हमारी क्लाइंट कंपनी किसी की इंटरमीडियरी बनी हुई है। पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? हाँ जी, यस और नो। किसी को कोई दर्द है? नोटिंग कर लिया ये वाली? नहीं करी? कर लो फिर। हाँ जी, ये अदर मैटर का फोर्थ हो गया। फर्स्ट केस में हमारी क्लाइंट कंपनी कौन थी? फंडिंग पार्टी। और सेकंड केस में हमारी क्लाइंट कंपनी कौन है? इंटरमीडियरी तो नहीं बनती। बस इन दो के बारे में हमें बताना होता है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए नहीं। रिपोर्टिंग आपके माइंड में आ सकता है ना कि फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो वो भी बताना है, वो हमारे को नहीं बताना। एज एन ऑडिटर हमें सिर्फ कब बताना है? जब हमारी क्लाइंट कंपनी किसी की फंडिंग पार्टी बनी है या हमारी क्लाइंट कंपनी किसी की इंटरमीडियरी बनी है। मतलब हम एज एन ऑडिटर ये कहेंगे अगर तुमने ऐसा करा तो तुमने हमें बता दिया, हम मानकर चल रहे हैं, इसके अलावा कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करी हुई तुमने। तो वही तो कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है? हाँ, मैनेजमेंट ने अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से सारी बातें बता दी ना कि इसके अलावा कोई और ऐसा फंड नहीं है जो हमने ये कराओ। डन है? यहाँ तक लिख लिया सभी ने क्या? दो छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको मतलब ये ड्यूटीज कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली ड्यूटी। देखो मेरे पहले सुन लो एक बारी बात, दोनों बातें पहले मैं आपको समझाता हूँ, चाहे लिखवा नेक्स्ट क्लास में दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले सुन लो। देखो ऑडिटर को इस बात पर भी कमेंट करना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है, अपनी रिपोर्ट में ये बात भी लिखना होता है कि कंपनी ने अगर इस साल कोई डिविडेंड दिया है, कंपनी ने अगर इस साल कोई डिविडेंड क्या करा है, डिक्लेयर करा है, तो क्या उसको डिक्लेयर करते वक्त और पे करते वक्त सेक्शन 123 का पालन करा है या नहीं। बस ऑडिटर को ये बताना होता है कि सेक्शन 123 का फॉलो करा गया है या नहीं करा गया, पालन करा गया है या नहीं। ठीक है, ये समझ आ गया? पक्का? अच्छा, एक और बात जरा सुनो। देखो आपने, मैं आपको बताता हूँ, आपके फोन में कॉल लॉग होता है? क्या होता है उसमें, क्या होता है आप बताओ? कॉल लॉग में थोड़ा सा बताओ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अभी। उसमें कॉल डिटेल्स होती है, क्या कॉल डिटेल होती है बताओ? आप बता रहे हो किसका फोन आया, किसका फोन गया, किसका फोन मिस कॉल मारी है, कितनी देर बात हुई, ये सारी डिटेल होती है। ठीक है ना? अब जरा सुनना, मतलब आपने बेसिकली कॉल लॉग का मतलब बताया यार आपकी कॉल से रिलेटेड हिस्ट्री, यस और नो? अब थोड़ा सा ध्यान दो,
आपका सबका ध्यान इधर होगा फिर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ भी काम आ रहा है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है ना, और ऑडिट में भी 3 जगह काम आएगा। ये जो मैं पॉइंट अब बोलने जा रहा हूँ, एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, आप सुन लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, आप अपने रजिस्टर में कुछ भी लिखते हो और उस पर अगर काटा पीटी करते हो, तो कल को कोई भी इस रजिस्टर के पेज से निकलेगा तो उसको दिखेगा ना यहाँ कुछ काटा पीटी हुई है, मतलब कुछ चेंजेस करे गए हैं, दिख जाएंगे ना। लेकिन एक बात बताओ, ये स्क्रीन पे मैंने लिखा, अब क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर कुछ लिख कर हटाया गया? तो इसलिए कंपनीज को कहा गया 1 अप्रैल 2023 से, कब से? 1 अप्रैल 2023 से सभी कंपनीज को अपनी कंपनी में एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, सभी कंपनीज को एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, मतलब अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक फीचर ऐड कराना है। उस फीचर का नाम है एडिट लॉग। मतलब आपने जो जो एडिटिंग भी करी है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई अमाउंट चेंज करा, पहले 5 लाख डाल के हटा के 50,000 करा, तो ऐसी चीजें भी आपके सॉफ्टवेयर में दिखनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो वाले भी दिखे कि आपने कब कब गलती करके सही करा, मतलब कब कब आपने एंट्री डालकर चेंज करी है, वो सब भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक शीट में दिखना चाहिए। कॉल लॉग, आपकी हिस्ट्री पूरी दिखनी चाहिए, क्या आपने करा। नहीं तो क्या होता था, आपने गलत कर दिया फिर सही कर दिया, किसी को पता ही नहीं चलता था ऑडिटर को। तो इसको एडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल वाला फीचर भी कहते हैं। और सिर्फ आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये चीज डालनी नहीं है, इसको चलाना भी है, ठीक है ना। और इससे क्या पता चलेगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को आपने टेम्परिंग करी है, समझ आ रहा है, छेड़खानी चीजें वगैरह चेंज वगैरह करी है। तो ये 2 पॉइंट है। फटाफट से पहले 5th लिखेंगे आप, 2 मिनट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो उसी हिसाब से ही होगा। 5th लिख लो, अदर मैटर में whether dividend declared or paid during the year by the company। 5th तो पूरा लिख लेना, 6th को मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा। 4th तो ये था बच्चे, फंडिंग पार्टी और इंटरमीडियरी, और 3 ऊपर ये लिखे थे आपने, लिटिगेशन, ये देखो ये 3 थे। फिर उसके बाद 4th मैंने कौन सा लगाया, क्लाइंट कहीं फंडिंग पार्टी और इंटरमीडियरी तो नहीं बना हुआ किसी का, याद आ गया आपको। और अब आप कौन सा पढ़ रहे हैं, 5th, डिविडेंड एज पर सेक्शन 123 दिया है, लिख लिया। 5th लिख लिया, 6th लिखवाऊं, लिखो 1 अप्रैल, या 22 है, ये 23 हो गया था। ये आपको यहां से नहीं लिखना, ये 6th वाला ध्यान रखना। लिखवाऊं, 1 अप्रैल 2023 या विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 सभी कंपनीज को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक फीचर ऐड करवाना है, ऑडिट ट्रेल ऑब्लिक क्या, कौन से लोग, बड़े बड़े लोग, एडिट लॉग। समझ आ रहा है आपको। और क्या वो फीचर पूरे साल वर्क करा या नहीं, आपको कमेंट करना है। एज एन ऑडिटर आपको ये कमेंट करना है। देखो 2 चीजें, क्या इन्होंने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये वाला फीचर ऐड करवा लिया या नहीं, और अगर करवा लिया तो क्या वो पूरे साल काम करा भी या नहीं। ठीक है, चलो आपको ब्रेक देते हैं, मिलते हैं छोटे जय निके जय ब्रेक तो बाद, ठीक है ना।